गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरुण मौर्य आपका चैनल HSC इन्वायरमेंट में स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्क फिजियोलॉजी। वर्क फिजियोलॉजी क्या होता है, किसी पर्सन की कैपेसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो वर्क है उसको परफॉर्म करेगा, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले वर्क फिजियोलॉजी होता क्या है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि डिफरेंट जो फैक्ट्रीज़ है उसमें अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं और अलग अलग जो पर्सन है उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है किसी भी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने की। अगर हम उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उससे काम करवाएंगे तो जो उसके काम करने की इफ़िशियंसी वो एब्सोल्युटली बढ़ेगी। लेकिन अगर हम उससे जो काम है उसमें ओवरलोड करवाएंगे और उससे ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम करवाएंगे तो उसकी जो काम करने की परफॉर्मेंस है वो कम होगी और उसके जो मस्कुलर डैमेज के चांसेस और बढ़ेंगे। तो जो वर्क फिजियोलॉजी होता है वो पूरे इसी बात पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट इज़ वर्क फिजियोलॉजी होता क्या है। वर्क फिजियोलॉजी स्टडी द चांस अपीयरिंग इन द फंक्शन ऑफ द मेन ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ वर्कर्स एट वर्क। ये जो वर्क फिजियोलॉजी होती है ये एक स्टडी होती है जिसके थ्रू हम किसी भी जो वर्कर्स है उसके मेन ऑर्गन्स और सिस्टम कैसे काम करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क को करते हुए उस पर हम बात करते हैं और हम उसके इससे इवेल्यूएट करते हैं कि उसकी कैपेसिटी और जो उसकी लिमिटेशन है काम करने की वो कैसे करती है और परफॉर्मिंग फिज़िकल वर्क, और वो किसी फिज़िकल वर्क को परफॉर्म करने के दौरान उसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। एंड टू डिटरमाइन ह्यूमन टॉलरेंस टू स्टेट प्रोड्यूस बाय द फिज़िकल इन्वायरमेंट। और इससे हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि मतलब अगर हम उससे वर्क जो परफॉर्म करवा रहे हैं तो उससे जो उसके स्टेट से प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम कम भी कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा वर्क फिजियोलॉजी। अब क्या है कैपेसिटी ऑफ फिज़िकल वर्क। अब हर पर्टिकुलर बंदे की अलग अलग काम करने की कैपेसिटी होती है तो इस पे बात करते हैं। एन इंडिविजुअल फिजिकल टॉलरेंस टू फिजिकल वर्क इज़ यूजुअली डिटरमाइंड बाय द कैपेसिटी ऑफ हीज और हर कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो कैपेसिटी है काम करने की, ये जो बोल सकते हैं उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है उसकी कैपेसिटी उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो उसको ऑक्सीजन डिलीवर करने में मदद करता है। इसके थ्रू जो मेटाबॉलिज्म के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उससे वो वर्क को परफॉर्म करता है। Now next is maximum oxygen uptake is often used to describe the upper limits of this capacity. If a person is pushed beyond this limit in an emergency situation, anaerobic process provide the additional energy required. तो अगर मतलब हम जैसे बात करते हैं जब हम कभी जिमिंग करते हैं तो उस टाइम क्या होता है जब हम हमारी जो कैपेसिटी उसको पुश्ड करते हैं हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड, तो क्या होता है जो एनारोबिक प्रोसेस है उसके रिएक्शन के थ्रू वो एडिशनल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो हम उससे लगा सकते हैं किसी भी हैवी वर्क के अंदर। तो ये होता है उसके पर्टिकुलर कैपेसिटी किसी बंदे की। अब क्या है द बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म फूड स्टफ इनटू द एनर्जी अवेलेबल फॉर द वर्क। अब जो हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है वो फूड के थ्रू ये एनर्जी जनरेट करती है किसी भी हमें वर्क को परफॉर्म करने के लिए। दे इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक स्टेप्स। इसके अंदर हमारे बहुत सी सीरीज के जो मतलब रिएक्शन होते हैं वो एनारोबिक और एरोबिक रिएक्शन होते हैं। मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्सीजन कंजप्ट प्रोवाइड अ रिलेटिवली सिंपल ओवरऑल इंडेक्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन। उसने कितना मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करा कितना एक्सेल करा इसके मेजरमेंट के थ्रू हम उसके जो कंजप्शन रेट है उसको एनर्जी कंजप्शन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे कितना काम करवाना है और कितने काम के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसकी कैलकुलेशन हम इसमें कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो करीबन जो 1 लीटर ऑक्सीजन जब इनहेल करता है तो उसको 5 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिलती है।
अब यहाँ पे बात करते हैं हम टू पुट ऑक्सीजन कंजप्शन एंड एनर्जी डिमांड इनटू प्रॉपर पर्सपेक्टिव, कंसिडर द एबिलिटीज ऑफ ट्रेंड एथलीट्स हु में रीच मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी ऑफ 6 लीटर पर मिनट। अब जो हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है ये डिपेंड करती है किसी पर्सन की फिजिक पे, उसकी एज पे और उसके जेंडर पे। अगर हम बात करते हैं ट्रेंड एथलीट से तो उसकी जो कैपेसिटी होगी किसी नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो उस चीज़ में ट्रेंड है और उसका जो ऑक्सीजन कंजप्शन रेट है वो उससे ज़्यादा है बिकॉज उसका फिजिक्स सही है। तो यही डिपेंड करता है कि जो मतलब कोई भी पर्टिकुलर बंदा कितने ऑक्सीजन लेगा उसकी एज और जेंडर पे भी डिपेंड करता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैन हु आर 20 ईयर्स ऑफ एज हैव एन एवरेज मैक्सिमल कैपेसिटी ऑफ 3 to 3.5 लीटर पर मिनट। एक आदमी है जो 20 साल का है, उसकी जो कैपेसिटी है एवरेज कैपेसिटी वो है 3 to 3.5 लीटर पर मिनट, लेकिन वही सेम एज की जो वुमेन है उसकी जो कैपेसिटी है 2.3 से 2.8 लीटर पर मिनट की। तो इससे ये हम पता कर सकते हैं जो जेंडर है वो काफ़ी डिपेंड करता है ऑक्सीजन के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। अब हम बात करें द एबिलिटी टू मूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू एक्टिव मसल्स कैन बी इम्प्रूव थ्रू फिजिकल ट्रेनिंग। अगर हम फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं जो एबिलिटी है ऑक्सीजन मूव करने की वो हमारे एक्टिव मसल्स तक पहुंचाने की वो 20% बढ़ जाती है। ऑफकोर्स एन इंडिविजुअल कैपेसिटी आल्सो डिपेंड ऑन अदर सर्कमस्टांसेस। हम देखते हैं इसमें टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल टॉलरेंस टू फिजिकल वर्क द फॉलोइंग लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी कैन बी मेजर। किसी भी मतलब पर्टिकुलर जो वर्कर है उसके जो लंग वॉल्यूम है उसे कैसे हम डिफाइन करते हैं उसके लिए आगे फार्मूला है, तो उसके लिए हमें कुछ यूनिट्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे टीडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम क्या होता है ये, द वॉल्यूम ऑफ गैस इंस्पायर्ड आर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। हर रेस्पिरेटरी साइकिल में हम कितने जो एयर है उसको इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, ये टेडल वॉल्यूम उस पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम रेस्पिरेशन। हमने मैक्सिमम रेस्पिरेशन ली उसके बाद हमने कितना जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करा या एक्सहेल करा, ये वो मैक्सिमम कैपेसिटी है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव इंडेक्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ वर्क कैपेसिटी। अब उसके बाद है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। The volume of air which can be forcibly expelled during the first second of expiration, its reduction indicates the reduction of air flows rate, prolongation of expiration. अब एनर्जी कॉस्ट ऑफ वर्क, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने में कितनी एनर्जी का लॉस होता है उसमें हम बात करते हैं। टोटली द हैवीएस्ट वर्क दैट अ यंग मैन फिट मैन कैन सस्टेन प्रोलॉन्ग पीरियड्स इज अबाउट 500 किलो कैलोरीज। एक जो हैवीएस्ट वर्क है एक फिट और यंग व्यक्ति उसको करने 500 किलो कैलोरी पर आवर बर्न करता है, जबकि जो एक नॉर्मल पॉपुलेशन के जो वर्कर्स है वो 400 से 425 यूज़ करते हैं। अब जैसे हम जानते हैं जो इंडस्ट्रियल जॉब है वो अलग अलग जॉब है जिसमें कहीं पर हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कोई हैवी वर्कर है तो उसमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो वर्कर्स है उनको मतलब जो इफ़िशियंसी उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे रेस्ट पोजेस क्या होता है, जैसे हम 4 घंटे की जो 8 घंटे की शिफ्ट है उसमें उनको 4 घंटे में एक बार रेस्ट दें ताकि जो वो एनर्जी वापस से उसका कंजप्शन कर सके। प्रोवाइडिंग टूल्स, आजकल जो इफ़ेक्टिव टूल्स है जिसके थ्रू जो एनर्जी वो कम लॉस होती है उसका यूज़ करके हम उसकी एनर्जी को कम कर सकते हैं। एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शन मीन्स जैसे हर कंपनी में पोस्टर लगे होते हैं कि प्रॉपर लिफ्टिंग पोजीशन क्या है और मतलब प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, तो इसके थ्रू जो उनकी वर्क एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं और जो वो एवरेज एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं When intermittent tasks are performed, the average expenditure may be calculated using the following formula। तो फार्मूला क्या है,
m इक्वल्स टू m1t1 प्लस m2t2 प्लस अप टू mn/tn इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1, वेयर जहाँ पे जो m है वो क्या है, टोटल एनर्जी कॉस्ट है, m1 m2 ये जो एनर्जी कॉस्ट है इंडिविजुअल टास्क के लिए, एंड t1 t2 जो टाइम ड्यूरेशन लगा वो, और जो t है वो टोटल एलेप्स्ड टाइम है। अब किसी भी व्यक्ति का हार्ट रेट कैसे निकालें, उसके लिए हार्ट रेट एट वर्क, देयर इज़ अ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक सिस्टम। न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन मस्ट बी ब्रॉट टू द वर्किंग मसल्स एंड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स रिमूव। जो न्यूट्रिएंट्स है और जो ऑक्सीजन है वो हमारे जो वर्किंग मसल्स है उसमें जाना चाहिए, और वहाँ से जो मेटाबॉलिक और बाय प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना चाहिए, तो प्रॉपर जो हार्ट रेट है वो वर्क करते रहेगा। देयरफॉर हार्ट रेट which is a primary indicator of circulatory function and oxygen consumption representing the metabolic process taking place in the body। अब हम बात करते हैं when very light work loads or very heavy ones are being handled, the relationship may not be reliable। जब मतलब अभी जैसे हमने हार्ट रेट की बात करी, तो अगर जब हम लाइट वर्क करते हैं तो और हैवी वर्क करते हैं तो इसमें दोनों रिलायबल नहीं है, क्योंकि जब हैवी वर्क करते हैं तो जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लाइट वर्क में। इट इज़ नॉट रिलायबल अंडर सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशन आर व्हेन वर्कर्स आर अंडर मेंटल स्ट्रेस, और ये उस टाइम भी रिलायबल नहीं है जब जो सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। जैसे हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर की, जब हाई टेम्परेचर की बात होती है तो वहाँ पे जो वर्क की एनर्जी है उसमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, इस कारण जो हार्ट रेट है वो बढ़ता है, और ये डिपेंड करता है कि जो वर्कर्स है उसकी मेंटल स्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, अब क्या है, द सिंपलेस्ट टेक्निक्स ऑफ हार्ट रेट असेसमेंट इज़ टू पैलापेट एन आर्टरी ऑफन इन द रिस्ट। जो हम चेक कर सकते हैं कि हमारी हार्ट रेट कितनी है, हम रिस्ट पे जो हमारे वेजल से उस पर हाथ रख के पता कर सकते हैं कि जो हमारा हार्ट रेट है किसी भी 15 सेकंड में कितनी बार वो पंप कर रहा है, तो इससे हम 1 मिनट में कितनी बार वो पंप करता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आजकल बहुत सी नई टेक्निक्स भी आ चुकी है जिसके थ्रू हार्ट रेट को हम वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेटेड बाय द नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल हार्ट रेट। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू, उसको हम उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि हार्ट रेट उसका कितना होगा। अब हम हार्ट रेट क्यों कैलकुलेट करते हैं? द यूज़ ऑफ हार्ट रेट मेजरमेंट हैज़ अ मेजर एडवांटेज ओवर ऑक्सीजन मेजरमेंट एज एन इंडिकेटर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। Heart rate reacts faster to work demand and therefore more easily indicate क्विक चेंजेस इन द बॉडी फंक्शन। जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ता है, जैसे कभी हम रनिंग करते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ता है, तो उसमें हमारी बॉडी में क्विक चेंजेस दिखना चालू हो जाते हैं। जैसे वो हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, और भी बहुत से चेंजेस होते हैं जो बॉडी में दिखना चालू हो जाते हैं। अब वर्कलोड क्लासिफिकेशन, वर्कलोड को कैसे क्लासीफाई करते हैं इस पे बात करते हैं हम। तो जो वर्कलोड क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन टू लाइट वर्क टू हैवी वर्क अकॉर्डिंग टू एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड हेल्थ वर्क। अगर जो लाइट वर्क है तो उसमें जो हमारी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर कितनी है वो होती है 2.5 से 3, और जो हार्ट रेट है वो 90 या उससे कम होता है। मीडियम वर्क में वो 3 से 5 होती है, और जो हार्ट रेट है वो 90 से 100 के बीच में होता है। हैवी वर्क में 5 to 7.5 एंड जो हार्ट रेट है वो 100 to 120 होता है। वेरी हैवी वर्क में 7.5 to 10 एंड 120 to 140, और एक्सट्रीमली हाई में 10 to 15 एंड 140 और मोर जो हार्ट रेट है वो हो जाता है। अब हम बात करते हैं व्हेन द वर्क इज़ लाइट द एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्किंग मसल्स आर सप्लाई बाय ऑक्सीजन अवेलेबल इन द ब्लड बाय ग्लाइकोजन। जब जो हम लाइट वर्क करते हैं तो जो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसी के थ्रू हम वो ऑक्सीजन को लेते हैं, और हमारी जो एनर्जी है उसके थ्रू हम कंजप्ट करते हैं। ये जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन है उसके थ्रू होता है।
देयर इज़ नो बिल्डिंग ऑफ लैक्टिक एसिड। इस जो ये सिचुएशन होती है इसमें लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा जनरेट नहीं करते हैं, तो इसलिए जो मेटाबॉलिक और बाई प्रोडक्ट है वो ज़्यादा जनरेट नहीं होते, तो हम जो हमारा काम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जब लाइट वर्क होता है तब। और वही जब हैवी वर्क होता है तब क्या होता है, इन हैवी वर्क during which the heart rate is about 120 beats per minute, the oxygen required is still supply if the person is physically capable। अगर कोई पर्सन है फिजिकली कैपेबल है तो जो ऑक्सीजन और एनर्जी लेते हैं हमारे ब्लड के थ्रू ले सकते हैं। इसमें हमें मतलब जो बाहरी ऑक्सीजन है, ये जो हमारे ऑक्सीजन सप्लाई रेट है उसको बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो फिजिकली कैपेबल है तो, और किसी काम को करने में वो ट्रेंड है तो। और ये लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ वर्क इज़ नॉट रेड्यूस। ये जो इनिशियल फेज ऑफ वर्क है जैसे हैवी वर्क करते हैं तो उसमें ये कम नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे काम बढ़ते जाता है ये एनर्जी बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं इन कोर्स ऑफ लाइट, मीडियम एंड इवन हैवी, इफ़ द पर्सन इज ट्रेंड एंड कैपेबल work, the metabolic and other physiological function can attain a steady state condition during the work period। अगर कोई पर्सन कैपेबल है या फिजिकली वो कैपेबल है, उसके फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो वर्क है लाइट है, मीडियम है या इवन हाई है, उसकी जो बॉडी है स्टडी स्टेट में रहती है और वो कंटिन्यूसली वर्क करती है। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में और अच्छे से वर्क कर सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़, अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जो मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।